Hello and welcome class 10th to the beautiful platform of Photosum Academy. I am Minakshi, your bio guru. Today we are going to start with the chapter endocrine system. Okay, तो I hope आपने endocrine system थोड़ा बहुत अपनी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे क्लास 7th 9th में कुछ कुछ पोर्शंस इस चैप्टर के आते हैं. Okay, so let's begin with the chapter which is the endocrine system. तो आज स्टार्ट करते हैं. अब ये होता क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? तो आपको पता है बेटा कि सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनती है एंड ये सारे ऑर्गन्स आपस में एक साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड दे फंक्शन अकॉर्डिंग. ओके, तो अब इस पिक्चर में मुझे देखकर ये बताओ आप लोग कि इस पिक्चर में आपको दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी एक्साइटेड. डायबिटीज हो रहा है किसी को लाइक मेटाबॉलिज्म की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इन तीनों पिक्चर्स में हमें ऐसा लग रहा है कि हर सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ अलग मतलब कोई अलग चीज देखने को मिल रही है. यहाँ ओवर जॉयस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई डिजीज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती है नॉर्मली. तो इफ अ पर्सन इज वेरी एक्साइटेड या फिर अ पर्सन इज वेरी एंग्री या फिर आपको एकदम से किसी के लिए कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन आपने सुना होगा, इसको कहते हैं एड्रेनलिन. और जब ये एड्रेनलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है तो उसको बोलते हैं एड्रेनलिन रश. सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी नीड अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन टू हैंडल आवर बॉडी. ओके, आपकी बॉडी के जो भी चीज वो शो करना चाहती है, जो भी रिएक्शन देना चाहती है या आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे, दैट विल बी डन बाय एड्रेनलिन. ओके, सो डायबिटीज नेक्स्ट इज डायबिटीज. यहाँ डायबिटीज देख लो. डायबिटीज इज ऑल्सो इट इज अ डिजीज ऑब्वियसली, and it is also a disease which is caused by specifically by the a particular deficiency of a particular hormone like the insulin. So if the insulin is deficient in your body, this is a very important hormone. तो अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो भाई डायबिटीज हो जाएगा. तो दैट इज वाई इंसुलिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप समझ में आए कि हमारे लिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहा है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, हर टाइम होती है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर टाइम हार्मोन्स निकले, लेकिन जब जरूरत होगी हार्मोन निकलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म. यहाँ देख रहे हो आप कि जो भी फूड आप खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और बहुत सारी चीजें होती है, मिनरल्स, वाइटामिन. तो उन चीजों को मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के बाद, आपको पता है कि आपकी बॉडी डाइजेशन करती है, तो वो डाइजेशन, वो मेटाबॉलिज्म जो होता है, केमिक मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स केमिकल रिएक्शन. तो जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में चेंज हो रहे हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में चेंज हो रहे हैं, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स है ना, ये सारी जो चीजें हैं, ये भाई जो चेंज हो रहे हैं सिंपल कंपाउंड्स में, इसी को तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो अपना काम अच्छे से करते हैं. मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है. तो भाई एक ये तो क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ गई कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है. एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकाल रहे हैं. राइट, तो ऑब्वियसली अब जैसे हम बात करते हैं पल्मोनरी सिस्टम की, पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको पता है लंग्स की बात होती है. कार्डियो के सिस्टम लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको पता है हार्ट के बारे में बात हो रही है. तो ऑब्वियसली जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स आएंगे जिनको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में. So there are different endocrine glands which you can see here. कि जैसे सपोज हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स है जो कि किडनी के जस्ट बिल्कुल ऊपर है. स्टमक भी एक तरह का ग्लैंड है. ठीक है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो प्योरली सिर्फ हार्मोन्स निकालने का काम कर रहे हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया. ठीक है, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस. ओके, and these like all these type like ovary, so these all glands are the type of endocrine glands which pour their secretion directly into blood. So all these are endocrine glands. ग्लैंड्स जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ स्पेशल सेल से मिलके बनते हैं.
ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं दे रिलीज अ पर्टिकुलर केमिकल विच इज कॉल्ड एज हार्मोन एंड दीज हार्मोन दे गो टू देयर टारगेट ऑर्गन्स। तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोई भी तरह का हार्मोन निकालेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे हैं? हार्मोन। तो ये अगर कोई भी हार्मोन अगर निकालेंगे किसी भी टाइप का तो ये हार्मोन डायरेक्ट जब जाएगा वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाना पसंद। तो पता है कि मुझे सिर्फ एक जगह जाना है। हर एक हार्मोन का एक साइट होता है, एक टारगेट होता है कि वो वहीं जाके अटैच होगा और अपना जो भी इफेक्ट है वो उसी जगह पर शो करेगा। तो हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए कौन हेल्प करता है? ब्लड। तो जैसे कि आपने टैप लिया, एक टैप में आपने पाइप लगा दी, तो पाइप तो आपको कहीं भी ले जा सकते हो ना, आपको पता है कि वो पाइप की डायरेक्शन आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन बेटा देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई पाइप नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, तो इसीलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपके डक्टलेस ग्लैंड्स। यहाँ कोई डक्ट नहीं, कोई पाइप नहीं है, सीधा ये क्या करते हैं? दे वॉमिट आउट देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड फ्रॉम द ब्लड इट गोज टू योर टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्लड में फ्लो कर रहे हार्मोन को रिसीव करते हैं और फिर हार्मोन अपना अपना जो एक्शन है वो शो करते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप इधर आ जाओ, ये देखो कि स्टमक, लिवर और पैनक्रियाज। अभी जो स्टमक है, पैनक्रियाज है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं? नो, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि स्टमक, पैनक्रियाज, लिवर दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि स्टमक रिलीज कर रहा है आपका गैस्ट्रिक जूस, लिवर रिलीज करता है आपका बाइल जूस, पैनक्रियाज रिलीज करता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो स्टमक, लिवर एंड पैनक्रियाज दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। They release some of the other kind of juices, but they also release some hormones. They also release some hormones because they have a area which is specialized. They have some cells which are specialized to secrete the hormone. So these type of glands which have mixed function, like the some are releasing hormones, some are releasing juices. So one of them is pancreas, which is a mixed gland. Means ये mixed function show कर रहा है, ये juices भी बना रहा है, ये hormones भी बना रहा है. तो there are two type of glands. कुछ होते हैं mix, जिसमें एंडोक्राइन के फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन के फंक्शन भी है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया भाई, जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन। हमारे पास दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं बेटा और एक्सोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई डक्ट नहीं होगा, ये डक्टलेस होंगे। और एक्सोक्राइन बेटा वो होते हैं जो आपके डक्ट्स होते, जिनके अंदर डक्ट्स होते हैं, दे आर हैविंग द डक्ट्स इन देम। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली, सपोज हम पैनक्रियाज का एग्जांपल लेते, ठीक है, यहाँ से मैंने पैनक्रियाज उठा लिया, दिस इज योर हेल्दी पैनक्रियाज। So I told you that pancreas is a mixed type of gland. Means they have both the functions. They have endocrine function as well as they have exocrine function. Okay. So the endocrine portion of pancreas will be able to secrete hormones. Right or wrong? Obviously they will, because endocrine portion है तो it will obviously able to secrete the hormones that will regulate the blood sugar. तो ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। आप जो भी फूड अपनी डेली लाइफ में खा रहे हो उस फूड में से कन्वर्ट होके शुगर बनती है, वो डाइजेस्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। अब यही ग्लूकोज को हम कह रहे हैं ब्लड शुगर। अब आपको पता है कि ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के सीधा कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स, माने ग्लूकोज के लेवल्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लेवल भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये इंसुलिन की एब्सेंस में ये ग्लूकोज का लेवल तहलका मचा देंगे आपकी बॉडी में। और अगर इंसुलिन नहीं हुआ तो ये कर देंगे आपको डायबिटीज़, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि डायबिटीज़ जो होता है वो एक हार्मोन की कमी की वजह से होता है। और उस हार्मोन की कमी, कौन से हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन नहीं है आपकी बॉडी में, किसी तरह से डेफिशिएंट हो गया है या पैनक्रियाज उसको निकाल नहीं पा रहा, तो इन दैट केस द diabetes will take place. Okay, so this secretes, the endocrine portion of pancreas is secreting insulin. Okay, plus और भी बहुत सारे hormones हैं भाई, एक, दो, तीन hormones हैं, ग्लूकागन, सोमैटोस्टेटिन। तो ये सारे जो hormones हैं ये एक healthy pancreas से निकलते हैं
इसका फंक्शन अलग अलग है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। ग्लूकागन करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। सपोज इफ यू आर फास्टिंग, ठीक है, आप अपना सुबह से कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ब्लड शुगर लेवल फॉल होने शुरू हो जाएंगे। सो इन दैट केस जो ग्लूकागन है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज को खींच के लाएगा कहीं से और आपके ब्लड में डाल देगा। तो ग्लूकागन भी भाई कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, कि ग्लूकागन जो है वो ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। इंसुलिन रेगुलेट कर रहा है और ग्लूकागन बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों की किसी भी हार्मोन का ओवरवर्क होना, है ना, ओवर प्रोडक्शन एंड ओवरवर्क इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। कोई भी चीज जो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा काम कर रही है तो भी खतरा है, और अगर कम काम कर रही है तो भी खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए ये बैलेंस्ड अमाउंट में निकलनी चाहिए। जब ग्लूकोज के लेवल रेगुलेट हो जाए तो इंसुलिन बंद हो जाता है निकलना, और जैसे ही ग्लूकागन अपना काम खत्म करेगा, ग्लूकोज के लेवल और इंक्रीज हो जाएंगे और बॉडी को like ultimately enough of glucose मिल जाएगा, then the secretion of glucagon will also get less, okay। तो इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है पैनक्रियास का। अब नेक्स्ट होता है एक्सोक्राइन, क्योंकि पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है तो यहाँ पे एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा। So the exocrine portion of pancreas produces digestive juices which help in digestion of the food like amylase, protease, lipase। तो ये पैनक्रियाटिक जूस जो निकालेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे, एंड ये एंजाइम्स आपके फूड पे एक्ट करेंगे, राइट। अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज शुगर को डाइजेस्ट। तो लाइक दिस देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, फर्स्ट इज एंडोक्राइन एंड सेकंड इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन आपके डक्टलेस है और एक्सोक्राइन जिनमें डक्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो प्योरली एंडोक्राइन है, और कुछ ऐसे ग्लैंड हैं लाइक पैनक्रियाज जो कि मिक्स है, जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की फंक्शन। तो अभी हमें स्टमक और लिवर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पैनक्रियाज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको पैनक्रियाज के बारे में बता दूँ। ओके, नेक्स्ट चीज होती है कि भाई हमारी बॉडी में ये जो हॉर्मोन्स है ये काम कैसे, कुछ तो कुछ तो उनको कंट्रोल करने के लिए होगा, राइट। तो कोई भी चीज हमारी बॉडी में ऐसे ही काम नहीं कर सकती, देयर इज सम कंट्रोलिंग सिस्टम, और वो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये हम ऑलरेडी नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, दैट देयर इज अ प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस व्हिच इज प्रेजेंट इन लाइक इन द फोर ब्रेन, ना, फोर ब्रेन में सिचुएटेड है। तो ये क्या करता है, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये दो तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये बेसिकली दो तरीके से काम, ठीक है। एक होता है कि ये एक तो डायरेक्ट रेगुलेशन करता है, और एक होता है आपका नर्वस रेगुलेशन, ठीक है। तो दो तरह के इसके कंट्रोल होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल किसको करता है। हाइपोथैलेमस बेटा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड व्हिच इज लाइक इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन व्हिच इज present, right, and so I'm drawing the diagram over here। So what is the pituitary gland। अब यहाँ देखिए, आप जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो, I'm talking about pituitary gland। So this pituitary gland is present in your midbrain and it is hanging like a projection, small projection। It is like this, okay, like there are two bells which are hanging like this, okay। तो पिट्यूटरी हैज टू एरियाज। तो एक एरिया होता है पिट्यूटरी में जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। सो this one is called your anterior pituitary and this one is called your this is the posterior pituitary। So like this you can see this is the anterior pituitary and this is the posterior pituitary। So over here, so I'm writing this is the posterior pituitary जो पीछे की तरफ छुपी हुई है, right। So this is the posterior part of pituitary gland and this is the anterior part of pituitary। तो भाई ये होता है आपका एंटीरियर। तो दो पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। अब इनको रेगुलेट करने के लिए ऊपर बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस।
ऊपर बैठा हुआ है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जब इसको कंट्रोल करेगा तो ये क्या करेगा, भाई एक चीज से तो कंट्रोल हो नहीं सकते, तो ये कुछ कुछ अलग चीजें करते रहते हैं, अलग अलग टाइप से कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को खुद पता है कि उसे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो खुद भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जब खुद भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, वो सीधा पिट्यूटरी को वो हार्मोन्स भेज देगा, ठीक है। और पिट्यूटरी के अंदर कुछ सेल्स भी होते हैं जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। तो ये जो सारे सेल्स होते हैं आपके, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल क्या करते हैं, ये कुछ सेक्रीशन भेजते हैं पिट्यूटरी के। तो जो आपका हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है, ये देखिए यहाँ पे कुछ आपके देख रहे हो ये स्टिमुलेशन आ रहा है पिट्यूटरी की तरफ, ये कुछ आपके न्यूरॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का, जो पीछे की तरफ छुपा हुआ है, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, न्यूरल कंट्रोल। यहाँ पे कौन सा कंट्रोल हो रहा है बेटा, न्यूरल कंट्रोल। तो यहाँ पे जो भी आपके जो भी कंट्रोल होगा, जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, इट इज कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी को वो डायरेक्ट हार्मोन से कंट्रोल कर रहा है। मतलब वो कुछ ऐसे हार्मोन्स निकाल के पिट्यूटरी को भेज रहा है जो पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम जाओ और आगे दूसरे ग्लैंड्स को इन्फॉर्मेशन दो कि उन्हें हार्मोन्स रिलीज करने हैं। तो इट इज लाइक दिस, इट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल, ओके। तो जो कंट्रोल आपके रेगुलेटरी हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है, रेगुलेटरी हार्मोन्स क्या है, जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस जो है रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब पे जाते हैं, ओके। सो इनडायरेक्ट कंट्रोल किसकी हेल्प से हो रहा है, रेगुलेटरी हार्मोन्स की वजह से, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को सेंड करता है, सो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी कैन गेट एक्टिवेटेड and further the anterior lobe of pituitary, it will further release some stimulatory hormones which will go and act on different type of glands to release the hormone. तो अल्टीमेटली ये एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है जो कि आपके पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की हेल्प से हो रहा है। और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट रिलीज ऑफ हार्मोन। डायरेक्ट रिलीज मींस ये क्या करते हैं, ये कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब पे आते हैं हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स हैं एंड दे आर स्ट्रेट अवे कमिंग टू योर पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो जैसे ही वो यहाँ आएंगे, ये क्या करेंगे, ये सीधा पिट्यूटरी से सीधा एक हार्मोन निकलेगा, डायरेक्ट एक हार्मोन निकलेगा और ये हार्मोन जो होगा आपके ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये ग्लैंड से डायरेक्ट ये हार्मोन्स निकल जाएगा और जब ये हार्मोन्स निकलेंगे डायरेक्टली ग्लैंड से, तो ये आपके सीधा बॉडी के अंदर एक्शन शो करना शुरू कर देंगे। मीन्स यहाँ पे कोई स्टिमुलेटरी हार्मोन नहीं निकल रहा है। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर के एरोज आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई स्टिमुलेटरी हार्मोन नहीं निकल रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली एक हार्मोन निकलेगा और वो हार्मोन आपके डायरेक्ट ऑर्गन पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर हाइपोथैलेमस उनको न्यूरल सिग्नल भेज रहा है कि भाई आप डायरेक्टली हार्मोन निकाल दो, बिकॉज वी हैव नो टाइम, पे डायरेक्ट हार्मोन निकालना पड़ेगा। ऑर्गन्स का वेट मत करो, ठीक है। ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का वेट मत करो, तुम डायरेक्ट हार्मोन निकाल लो। तो ऐसा जो कंट्रोल होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट रिलीज और द डायरेक्ट कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो दो तरह के कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे वो करेगा डायरेक्ट कंट्रोल विच इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ नर्वस कंट्रोल या न्यूरॉन्स की हेल्प से हो रहा है, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो करेगा इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल। और इनडायरेक्ट कंट्रोल किसकी वजह से होता है कि हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करके भेजेगा जो कि इस पे एक्ट करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या होगा, हाइपोथैलेमस विल रिलीज सम हार्मोन्स and these hormones will act on pituitary and pituitary will further release some stimulatory hormones. तो यहाँ पे कुछ hormones निकलेंगे, anterior pituitary will release some stimulatory hormones and these stimulatory hormones will go to the particular endocrine gland and this endocrine gland and then it will release some hormones. तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट कंट्रोल है, पूरी जलेबी की तरह उसको घुमा दिया, ओके। तो इसको देखते हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल सबसे पहले कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट इनडायरेक्ट कंट्रोल। सो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज कर रहा है, आपको नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आपको उसको याद नहीं करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, growth hormone inhibiting hormone, prolactin releasing factor, prolactin inhibiting factor,
गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो आप यहाँ देखो दो तरह के हार्मोन्स निकाल रहा है हाइपोथैलेमस, एक निकाल रहा है रिलीजिंग हार्मोन, एक निकाल रहा है इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन वो तब निकालेगा जब पिट्यूटरी को उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि कुछ रिलीज करना है या फिर ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। इनहिबिटरी हार्मोन वो तब निकालेगा जब उसको किसी पर्टिकुलर ग्लैंड की सेक्रीशन को इनहिबिट करना होगा। ओके, तो ये हार्मोन इनमें से कोई कोई भी हार्मोन जब भी जरूरत होगी व्हेन एवर नीडेड वही हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी हार्मोन को रोकने की जरूरत है then the inhibitory hormone will go on anterior pituitary and then it will stop the release of a particular hormone। ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि क्या बोल रही हूं मैं। एक होता है आपका रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है आपका इनहिबिटिंग। ठीक है, तो अब बात आ जाती है एंटीरियर लोब की। तो चलो कि सपोज करो कि एंटीरियर लोब आपका एक्टिवेट हो चुका है, कि यहाँ से एक्टिवेशन ऑलरेडी हो चुकी है, हाइपोथैलेमस ने एक्टिवेट कर दिया है। तो ये पिट्यूटरी क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ये कुछ स्टिमुलेटरी हार्मोन निकालेगा जैसे कि ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये जो ACTH होगा ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा। अब आपको पता है कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, इट इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ योर बोथ द किडनीज। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है ये आपका ऑन टॉप ऑफ किडनी है। ठीक है, तो ACTH जाएगा सीधा एड्रिनल ग्लैंड को पे एक्ट करेगा और ये एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकालने शुरू करते हैं। ठीक है, और वो कौन से हार्मोन होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, दैट विल वी विल सी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए पिट्यूटरी निकालता है TSH, जिसको बोलते हैं thyroid stimulating hormones. Thyroid stimulating hormone will go on thyroid gland and it will try to release hormone from thyroid gland. तो ये जाएगा सीधा थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू रिलीज द हार्मोन्स सेम वे। So there are different type of stimulatory hormones which will go and bind onto a particular gland and then they will start their secretions. Okay, so like this बहुत सारे हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें से सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि हर किसी का फंक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं, याद रखना। पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही हार्मोन निकलते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि TSH निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा तो वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। FSH LH, तो ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और पिट्यूटरी का खुद का एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी खुद से अपना हार्मोन निकालता है, ये किसी और ग्लैंड पे एक्ट नहीं करता है। तो इस हार्मोन का क्या फायदा है, दैट इट विल एक्ट एंड रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी, कि हमारी हाइट कितनी बढ़ रही है ना। कई बार हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में द पर्सन इज कॉल्ड एज जायंट। और कई बार ये हार्मोन रिलीज बहुत कम होता है तो उसमें क्या होता है कि द पर्सन रिमेन्स वेरी शॉर्ट हाइटेड, ड्वार्फ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली, है ना, स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो ड्वार्फिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सम फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक। जैसे आप भी कहीं पढ़ रहे हो या आप कोई सामान लेकर आए हो मार्केट, तो आपको पता है कि अगर सामान अच्छा होगा तो आप दुकान वाले को अच्छा फीडबैक दोगे। बट इफ दैट प्रोडक्ट विच यू हैव गॉट फ्रॉम द शॉपकीपर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करोगे भाई, तो बोलोगे ये गंदा प्रोडक्ट है, बेकार प्रोडक्ट है, हम अगली बार से नहीं लेंगे। हो सकता है आप उसको फीडबैक भी दे जाओ गुस्से में, हो सकता है कि आप ना भी दो, आप नेक्स्ट टाइम उसके पास सामान लेने ना जाओ। सेम वे आपकी बॉडी में भी ऐसा होता है, जब आपके पास खूब सारे हार्मोन होते हैं, आप फंक्शन वो आराम से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसका फंक्शन खत्म हो जाए, आपको लगे, आपकी बॉडी को लगे कि यस everything is balanced, so at that time it will send a signal to the hypothalamus to stop releasing that particular hormone। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग, एक होते हैं आपके इनहिबिटिंग। तो हाइपोथैलेमस से यहाँ कौन सा हार्मोन निकल रहा है, थायराइड। TRH का मतलब है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो ये गया आपके एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को जगाया, वो सो रहा था, जगाया,
एंटी पिट्यूटरी उठ गया। हाँ ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा और मैं निकालूंगा TSH, माने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपको पता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगा और ये थायराइड ग्लैंड को जगाएगा। पहले ये जागा, फिर इसने इसको जगाया, और एंटी पिट्यूटरी फिर थायराइड ग्लैंड को जगाया। फिर थायराइड ग्लैंड को बोला कि भाई आप उठो एंड स्टार्ट रिलीजिंग दी हार्मोन्स, क्योंकि बॉडी को जरूरत है। तो इट विल स्टार्ट टू रिलीज सम हार्मोन व्हिच आर कॉल्ड एज T4 एंड T3। तो इन हार्मोन्स को हम इकट्ठा बोल सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, T4 है तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, T3 है तो ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, लेकिन आप कलेक्टिवली बोल सकते हो थायरॉक्सिन हार्मोन। तो these thyroxine hormone will go and act on a particular target tissue। अब इस टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये टारगेट टिश्यू अपना काम करना शुरू कर देगा, इसमें इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि अब हमें ज्यादा इफेक्ट की जरूरत नहीं है, बोले भैया अब बंद करो, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ये यहीं से यही टारगेट ऑर्गन यहाँ से एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। आयोडीनेज एक हार्मोन होता है, उसकी हेल्प से एक फीडबैक भेजेगा, जो कि नेगेटिव फीडबैक, वो दिख रहा है आपको नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। एंड ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, उस TSH की सेक्रेशन को रोक देगा, क्योंकि TSH निकल रहा है ना, तभी तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है। तो हमें मेनली क्या करना है, TSH को के रिलीज को रेगुलेट करना, TSH को बंद करवाना, ताकि थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट ना हो और वो T3 T4 ना निकाले। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक। ओके, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, राइट। सो नेक्स्ट वी कम अप टू द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम यहाँ से एक्चुअली में एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या है, दे लैक डक्ट्स, हेंस दे कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। आई टोल्ड यू दे सेक्रेट केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड एज हार्मोन। तो हार्मोन क्या है बेटा, दे आर द केमिकल मैसेंजर्स। एंड जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टडी करते हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और इसके फादर थे थॉमस एडिसन। इन्होंने सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट लगा कुछ लोगों को। तो द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टिंक्टली लोकेटेड ऑर्गन। तो ये आप समझ चुके हो, कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, केमिकल मैसेंजर है जो कि ब्लड के थ्रू बहता हुआ जाता है और टारगेट ऑर्गन तक। इस तरीके से ये हार्मोन एक्ट करेगा। लेकिन हार्मोन में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, पहली बात, कि हार्मोन इज नॉट अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये एक केमिकल है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल, ये सिर्फ अपना काम कर रहा है बॉडी के अंदर। तो ये कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है जिससे आपको कोई फायदा मिल रहा है, कोई आपको न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन प्रोटीन होता है, ऐसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। तो इट इज जस्ट अ केमिकल मैसेंजर, जो सिर्फ मैसेज को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर। और ये बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये नहीं निकलेंगे। समझ में आया, कि दे विल नॉट बी गेटिंग रिलीज्ड इन अ वेरी हाई अमाउंट, सो दे विल ऑलवेज बी रिलीजिंग इन वेरी ट्रेस अमाउंट्स। ओके, सो फाइनली हम आते हैं अपने पहले ग्लैंड पे, जिसको हम कहते हैं आपका एड्रीनल ग्लैंड। सो आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड क्या है बताओ, एनीवन, राइट। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड आपका होता है जब हम जस्ट वेट, एड्रीनल ग्लैंड आपके जस्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी किडनी के ऊपर। तो जब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा, है ना, ऑन टॉप ऑफ बोथ द किडनी। तो यहाँ देखिए, ये है आपके राइट एड्रीनल ग्लैंड और ये है आपका लेफ्ट एड्रीनल। तो ये दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स इस तरीके से एक कैप की तरह होते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, उसके दो एरियाज होते हैं बेटा। जो बाहर की तरफ ये जो कैप है ना, ये ऐसे है। ठीक है, तो जो कैप है ये इस तरीके से बनी हुई है। इस कैप में दो एरियाज है, एक अंदर वाला एरिया है बेटा और एक बाहर। तो बाहर वाला जो एरिया है बेबी, वो उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके, और जो अंदर वाला एरिया होता है उसको कहते हैं मेड्यूला। इट इज वेरी इजी, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होगी हमेशा और मेडुला अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और मेडुला के अंदर भाई बहुत सारे होते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये है आपका किडनी की जस्ट ऊपर जो भी आपकी टोपी लगी हुई है उसके स्ट्रक्चर। तो दोनों तरफ से कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों से कुछ अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे कि एड्रिनल मेडुला से निकलेंगे दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको बोलेंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन।
तो बेसिकली ये एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो मेनली जो हार्मोन यहाँ निकल रहा है वो है एड्रेनलिन, और इसी को हम कहते हैं एड्रेनलिन रश। यहाँ से खूब सारा एड्रेनलिन निकलता है और इतना सारा निकलता है कि वो बॉडी में पूरे में फैल जाता है। तो एड्रेनलिन जो है ये एक तरह का इमरजेंसी हार्मोन है बेटा। ये दिस इज एन इमरजेंसी हार्मोन। तो दिस इज इमरजेंसी हार्मोन। ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू मीट द इमरजेंसी सिचुएशन लाइक फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। जब आप बहुत खुश होते हो, जब आप बहुत गुस्से में होते हो या आप बहुत डरे हुए होते हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू मीट द इमरजेंसी सिचुएशन। तो जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है उस इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो ये क्या करती है, इट इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स मसल while decreasing it to the skin and visceral organ। अब भाई हमारी मसल को सबसे ज्यादा जरूरत है ना ब्लड सप्लाई की, स्किन और विसरल ऑर्गन्स को तो नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी से फाइट कर दो मस्कुलर एक्शन होगा ना, ठीक है। आप अपने पेट से थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली योर मसल्स विल बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई व्हेन द एड्रेनलिन इज रिलीज्ड, राइट। Will happen in this situation, the adrenaline will be released and it is called as adrenaline rush. So more glucose is released into the blood by liver। तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ओके, तो ग्लूकोज ऑब्वियसली जहाँ पे रिलीज हो बढ़ गया ग्लूकोज का, वहां पे हमें एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एड्रेनलिन रश इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकलता है एड्रिनल मेड्यूला से, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा एड्रिनल मेड्यूला है, इट इज रिलीजिंग the epinephrine and norepinephrine hormones which are collectively called as adrenaline। okay? बाकी जो आपका कॉर्टेक्स होता है वहां से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। सो दीज हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट आपकी बॉडी में प्रॉपरली चीजें चलती रहे। सो फॉर एग्जाम्पल कॉर्टेक्स से आपके they secrete many hormones, example they are called as collectively called as cortisol। ओके, तो कॉर्टिसोन जो एग्जाम्पल है हार्मोन का, इसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग कॉर्टिकल हार्मोन्स भी कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इनको सब लोग कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है। तो पहला जो है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलो जैसे कि मिनरल, अब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मिनरल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। So it is controlling mineral metabolism, specifically sodium, potassium ions. Okay, and glucocorticoids क्या करते हैं? They are regulating carbohydrate, protein and fat metabolism. ठीक है, कि ग्लूको वर्ड आगे इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये ग्लूकोज से रिलेटेड है, राइट। सो इस तरीके से ये हार्मोन्स एक्ट करते हैं एंड what all they are doing, they are also increasing the blood glucose concentration। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज कर रही है एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दो काम कर रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड, फैट मतलब फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ये फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर रहे हैं एंड दे ऑल्सो रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन योर बॉडी। सॉल्ट मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस, सॉल्ट एंड वाटर का जो बैलेंस है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं लाइक हीट, कोल्ड, बर्न्स, इन्फेक्शन, इनसे भी अडेप्ट कराने में हेल्प करते हैं बॉडी को। तो अगर ये हॉर्मोन्स नहीं निकलेंगे तो आपकी बॉडी इन सब चीजों से अफेक्ट होगी, अडेप्ट नहीं होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। अब ज्यादा एक्सट्रीम हीट में बहुत गर्मी लगेगी, एक्सट्रीम कोल्ड बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। तो लाइक दैट, तो दीज हॉर्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि दिस दे बिहेव लाइक सेक्स हॉर्मोन्स बट एक्चुअली दे आर नॉट, right? They are just called as sex corticoids, but they are not, they act like sex hormones, but actually they are not sex hormones. Okay, so
देयर आर टू थिंग्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं एंड बहुत कम सेक्रीट होते हैं। तो जब बहुत कम सेक्रीट होंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइपोसेक्रीशन, और जब बहुत ज़्यादा सेक्रीट होंगे, ओवर प्रोडक्शन होगा, तो बोलेंगे हाइपर सेक्रीशन। तो अगर ये बैलेंस अमाउंट में सेक्रीट होते रहेंगे तो हमें जो बॉडी में कोई डिजीज नहीं होगी। बट अगर ये ज़्यादा अमाउंट में या कम अमाउंट में सिक्रीट होंगे तो वी विल बी गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर डिजीज। तो अगर सपोज ये कम अमाउंट में निकल रहा है देन वी विल बी हैविंग एडिसन डिजीज। तो यहाँ पे एक डिजीज होता है जिसको एडिसन डिजीज कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है तो यहाँ होता है कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो एडिसन्स डिजीज का सिम्टम क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी बॉडी के अंदर, स्किन में कुछ छोटे छोटे दाग धब्बे, पिगमेंटेशन हो जाएगा, वेट लॉस होगा, नोजिया जो वॉमिटिंग से पहले होता है कि आपको पता चल जाता है वॉमिटिंग होने वाला है तो नोजियाटिक फील करोगे, हल्का सा माउथ में मेटालिक वाटर आना शुरू हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो ब्लड ग्लूकोज, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएंगे जिसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ज्यादा होंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया। सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, क्योंकि ये कम निकल रहा है तो अब ठंड भी ज्यादा लगेगी, पेन भी ज्यादा होगा। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, तो आपके इन्फेक्शन की तरफ भी ज्यादा रुझान हो जाएगा, मीन्स योर बॉडी विल बी सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। कशिंग सिंड्रोम में उल्टा होता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ तो वेट लॉस हो रहा था, यहाँ पे ओबीज हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया, सॉरी यहाँ हाइपो लिख दिया है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि हाई ब्लड ग्लूकोज। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई जाता है तो क्या होता है, एक और चीज हो जाती है साथ साथ, डायबिटीज। ऑस्टियोपोरोसिस, भाई बोन्स के अंदर छेद हो जाना, बोन के अंदर पोर्स हो जाना, पोर्स, और उससे कैल्शियम भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बोन्स में पोर हो जाएंगे तो वीकनेस हो जाएगा, बॉडी में दर्द होगा। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, इसी की वजह से तो ओबेसिटी हो रही है। जब आपकी बॉडी में पानी भी रुकने लग जाएगा, पानी पी रहे बोल रहे हो कि पानी भी लग रहा है, मैं मोटा होता जा रहा हूँ, so maybe it is an indication of Cushing syndrome also. So this is a very very important hormone in your body which is actually seeing all the kinds of different functions taking place in your body, सारी चीजों को ये देख रहा है। ठीक है, so this is a very important gland in your body. So I hope this lecture जिसमें मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी मीटिंग विद more type of glands and we will be completing this chapter in the upcoming classes. So I hope everything is clear to all of you, and if there are any doubts please write in the doubt section. So till the next video, stay tuned and revise karo अच्छे से. We'll be meeting in the next class. Okay, bye to all of you, take care.